हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस बेहतरीन सीरीज़ में, जिसमें आज हम फिर से एक और सेशन करने वाले हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताया कि किस प्रकार से भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता है। कांग्रेस के विभाजन के साथ ही भारत में कई सारे युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया और क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण शुरू हुआ। फिर असहयोग आंदोलन के बीच में समाप्त हो जाने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ और किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन का देश में और देश के बाहर प्रचार प्रसार हुआ। विदेशों में भी कई सारे लोगों ने, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल जैसे लोगों ने इसको विदेशों में भी प्रचार प्रसार इसका किया और इसका भी अपना एक योगदान है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इस इतिहास में। तो आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं। किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है? आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? कमेंट करके आप सभी एक बार मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्लियर? चलिए, परफेक्ट। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। और इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आप सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप भूल गए हो या किसी कारण से रह गया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें। जहाँ भी, जैसे भी, जिस किसी के साथ भी आपको लगता है कि इसको शेयर करना यूज़फुल रहेगा, किसी के काम आ सकता है या किसी और को ये सेशन या ये सीरीज़ या इस चैनल के वीडियोस देखने चाहिए, तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए लाइक करने के बाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिस चैनल पर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी विद चंचल कुमार, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर ही मेरे आने वाले भी सभी सेशंस आपको इसी पर मिलेंगे, है ना। और भी जो लोग सेशन लेंगे समय पर आने वाले, वो भी इसी चैनल पर लेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इस चैनल को चंचल कुमार सर ऑफिशियल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। आप सभी को पता है कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन पहले ही मैंने प्रथम विश्व युद्ध का एक वीडियो भी बनाया था और उम्मीद करता हूं कि आपने देखा भी होगा। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के जो वीडियोस हैं, सेशंस हैं, वो चैनल पर अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। तो 1914 से भारत में आप देखिए कि पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारत में भी लोगों ने इसमें ब्रिटेन को समर्थन दिया। कांग्रेस ने भी इनफैक्ट ब्रिटेन के समर्थन में लोगों से अपील की। भारतीयों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और अपने काफ़ी सारे जवानों को हमने इस विश्व युद्ध में खोया भी, है ना। तो पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय भारत में कई लोगों का ये मानना था कि सरकार को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटेन को युद्ध में कोई परेशानी हो या हमारी वजह से उसको कोई तकलीफ हो। तो उन्होंने सरकार को ज़्यादा परेशान करना उचित नहीं समझा, लेकिन सरकार से ये मांग की कि आप भारत में भी ऐसे कई सारे ब्रिटेन के उपनिवेश थे जहाँ पर उन्होंने स्वशासन दिया था, होम रूल दिया था। मतलब राज ब्रिटेन का ही था, लेकिन उनको अपने लिए निर्णय करने का अधिकार था, अपने लिए शासन चलाने का अधिकार था। इस शब्द को स्वराज कहते हैं। हिंदी में इसे स्वराज कहा जाता है,
इंग्लिश में इसे होम रूल कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व धन राज। स्व का मतलब होता है अपना और राज का मतलब होता है शासन। तो जब हम अपना शासन चलाते हैं स्वयं तो इसको स्वराज कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने किसी को ये दिया नहीं था। आयरलैंड में, न्यूजीलैंड में, कई सारे ऐसे देशों में जहां ब्रिटेन का राज चलता था, उन्होंने वहां पर लोगों को स्वशासन दिया था। ऐसी ही एक महिला जो भारत में आई थी आयरलैंड से, और उस महिला का भारत आने का जो उद्देश्य था वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करना। आपने थियोसॉफी आंदोलन के बारे में सुना होगा। तो थियोसॉफी का प्रचार करने वो भारत आती है, और यहाँ आने के बाद जिस तरह से भारत की स्थिति थी उसको देखते हुए वो राजनीति से भी जुड़ जाती है, वो भारत के राजनीतिक आंदोलन से जुड़ जाती है। और उस महिला ने भारत में काफ़ी सारे, ठीक है, आप देखेंगे कि उपलब्धियों को हासिल किया। इस महिला का नाम था एनी बेसेंट। आप सबने ये नाम सुना होगा। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। उसके देश में ब्रिटेन ने स्वराज दे रखा था, होम रूल दे रखा था, और उसके लिए पहले आयरलैंड वाले लोगों को आंदोलन चलाना पड़ा था। एनी बेसेंट का ये मानना था कि अगर ब्रिटेन आयरलैंड में होम रूल दे सकता है, स्वराज दे सकता है, स्वशासन दे सकता है, तो भारत में क्यों नहीं दे सकता। यही मांग उन्होंने यहाँ भी कर दी। लेकिन तब तक एनी बेसेंट काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी, एक बड़ा नाम हो चुका था। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि एनी बेसेंट जो है उन्होंने कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन रद्द करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एनी बेसेंट ही थी जिन्होंने तिलक के साथ मिलकर गरम दल वालों को कांग्रेस में फिर से शामिल करवाया। 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, उस अधिवेशन को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, जो बिछड़े हुए दो भाई थे 1907 में, जो बिछड़े थे और जिन्हें अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, तो हमें तो आपस में मिलना ही होगा। 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए, और इसी में जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनी बेसेंट का अपना एक योगदान था। एनी बेसेंट जो है आगे जाके 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये फैक्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कुल मिला के कांग्रेस की अध्यक्षता 3 महिलाओं ने की, उसमें से पहली महिला एनी बेसेंट ही थी, और एनी बेसेंट चूंकि भारतीय नहीं थी तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, और तीसरा नाम भी आपको पता है नलिनी सेन गुप्त का है। आखिरकार एनी बेसेंट के प्रयास रंग लाए, और इसी एनी बेसेंट के बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वो भारत में आयरलैंड के जैसा होम रूल चलाए, मतलब होम रूल दे, स्वशासन दे। और यही बात तो बाल गंगाधर तिलक भी काफ़ी समय से बोल रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भी भारत में होम रूल को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। दरअसल इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जो शब्द आप देख रहे हो ना, स्वराज, ऐसा माना जाता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग एनी बेसेंट नहीं किया, तिलक ने नहीं किया। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती साहब ने किया है। आपने शायद ये नाम सुना होगा। दयानंद सरस्वती, वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई, वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ लिखा, और वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ऐसा माना जाता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया था। हालांकि बाल गंगाधर तिलक का भी ये मानना था कि स्वराज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंग्रेज मुझे देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका मतलब है कि स्वराज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंग्रेज मुझे देंगे, स्वराज तो मैं बचपन से लेकर ही पैदा हुआ हूँ। जैसे एक मनुष्य पैदा होने के साथ ही मानव अधिकार लेके पैदा होता है कि नहीं, मानव अधिकार तो एक मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, वैसा ही बाल गंगाधर तिलक साहब का ये मानना था कि स्वराज तो मैं पैदा हुआ था तब से ही मेरा अधिकार है, और ये आप मुझे दोगे नहीं, ये तो मैं लेकर रहूँगा, आप चाहो ना चाहो मैं स्वराज ले लूँगा। और इसीलिए उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। समझ गए आप लोग?
तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं होम रूल आंदोलन के ऊपर। होम रूल आंदोलन भारत में अगर आप देखें तो दो नाम से जाना जाता है, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे वो आप देख सकते हैं कि एक होम रूल आंदोलन चलाते हैं अलग से, और एनी बेसेंट अपना एक होम रूल आंदोलन चलाती है। मतलब दोनों का उद्देश्य एक है, मंजिल एक है, रास्ते भी एक हैं, पर दोनों अलग अलग जा रहे हैं। दोनों ने अपनी अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की और दोनों की होम रूल लीग एक ही जैसी थी और दोनों का एक ही उद्देश्य था। एनी बेसेंट और तिलक ने भारत में होम रूल के लिए कि हमें भी स्वराज दे दो, होम रूल लीग की स्थापना की और इसका गठन आयरलैंड की, चूँकि आयरलैंड में ऐसा आंदोलन चलाया जा चुका था, हमारे पास में एक एग्जाम्पल था, और आयरलैंड में होम रूल आंदोलन सफल रहा। अंग्रेजों ने वहाँ पर, ब्रिटेन ने होम रूल दिया, उनको स्वराज दिया। हमने भी वैसा का वैसा होम रूल आंदोलन चलाया। अब इस बीच पूरा थोड़ा सा आसपास का माहौल समझ लो। दरअसल राष्ट्रवादियों का एक वर्ग सरकार पर दबाव डाल रहा था कि आप लगातार जो है हम ऐसा कुछ करिए जिससे हमारे जो भारत में लोग हैं वो थोड़े संतुष्ट हों, कम से कम आप भारत में संवैधानिक सुधार कीजिए, अच्छे से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कीजिए, ये तमाम चीज़ें थी। क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1909 में एक कानून पास किया था, आपने सुना होगा, इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, पर कई लोग इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से कम जानते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार दरअसल भारत में जो लाए गए थे वो उस समय के वायसराय जो थे भारत के, मिंटो, और जो भारत सचिव थे मॉर्ले, इनके दिमाग की उपज था। मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है थोड़ा सा विधायिका में ज़्यादा जगह दी, प्रतिनिधित्व दिया, यहाँ तक कि एक भारतीय को उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल कर लिया, अपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा साहब को। उसी मॉर्ले मिंटो सुधार में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, और ये भला कोई कैसे भूल सकता है। भारत के विभाजन की शुरुआत जो है ना, भारत पाकिस्तान के जो ये दो देश बने हैं ना, बंटवारा जो हुआ है, इसकी नींव कहीं ना कहीं मॉर्ले मिंटो सुधार से ही पड़ी है, ये बात आपको पता होगी। भारत में एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, और इस प्रकार से भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार जो है उसने हमारा फायदा कम किया और नुकसान ज़्यादा किया। ठीक है, आपसे यदि एक क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे तो एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने भारत का फायदा कम और नुकसान ज़्यादा किया। तो फायदा तो हुआ नहीं बहुत ज़्यादा, पर नुकसान बहुत बड़ा हो गया। भारत धर्म के आधार पर बंट गया। सांप्रदायिक निर्वाचन, तो उस मॉर्ले मिंटो सुधार जिसको भारत में अच्छा नहीं माना जाता, जब उसका सही और वास्तविक स्वरूप सामने आया तो उदारवादियों का सरकार के ऊपर से निष्ठा से भ्रम टूट गया। यदि आपने थोड़ा सा इतिहास ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कांग्रेस की शुरुआती विचारधारा को, आंदोलन को नरमपंथी आंदोलन या विचारधारा कहा जाता है। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए अच्छा मानते थे। ये वे लोग थे जो ब्रिटेन की लोकतांत्रिक सरकार में आस्था जताते थे। ये वो लोग थे जो भारत में संवैधानिक सुधारों पर बल देते थे। इन लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन जब मॉर्ले मिंटो सुधार आया तो इन लोगों का सरकार से भ्रम टूट गया। एक प्रकार से कहते हैं ना, मोह भंग होना। जिस व्यक्ति के लिए आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया हो, वो व्यक्ति आपको कभी धोखा दे, चीट करे, या वो व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ करे, उससे ज़्यादा तकलीफ दुनिया में किसी चीज़ से नहीं होती। नरमपंथियों ने हमेशा अंग्रेजों को अच्छा माना, और अब ऐसा समय आया कि नरमपंथियों को अंग्रेजों की निष्ठा का ये फल मिला कि उन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है लागू कर दिया। तो इनका मोह भंग हो गया, और जब इनका निष्ठा से भ्रम टूट गया तो अंततः सरकार के खिलाफ आंदोलन की स्थिति फिर से बनने लगी। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लगभग पिछले 5-6 सालों से वो जेल में थे। सूरत में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ 1907 में, तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था। 1914 में, जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए। अब
बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे इंसान थे जो बहुत समय तक चुप नहीं बैठ सकते थे। वो सक्रिय भूमिका तलाशते थे, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते थे, वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले लोगों में से नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि जिससे जो है हम भारतीयों के लिए कुछ कर पाएं, इनके भविष्य को बेहतर कर पाएं, हम अंग्रेजों से जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाएं। तो वो एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। तो वही चीज़ होम रूल आंदोलन मिल गया। उन्होंने भी एनी बेसेंट के सुर में सुर मिलाया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, कि हम दोनों मिलके अंग्रेजों से आयरलैंड की तरह होम रूल की मांग करते हैं और इसके लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलिए सरकार से होम रूल की मांग की जाए। और उस दौरान एक समस्या ये भी थी कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो ये नहीं चाहते थे हम कि सरकार को परेशानी हो, युद्ध में तकलीफ हो, हमारी वजह से ब्रिटेन युद्ध हार जाए, तो वो नहीं चाहते थे। तो ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, एक मांग रखेंगे होम रूल की, वो सरकार पूरी कर दे, बहुत है। तो ये ब्रिटेन का युद्ध में सहयोग करना चाहते थे। दोनों ने ये महसूस किया कि अगर भारत में किसी आंदोलन को सफल बनाना है, आप भारत में किसी भी आंदोलन को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक कि कांग्रेस के दोनों धड़े एक नहीं हो जाते। आपको गरम दल नरम दल दोनों को एक करना होगा। देखो, एकता में बल है। जब तक आप आपस में लड़ते रहोगे, विभाजित रहोगे, तब तक भारत में सरकार जो है कुछ नहीं करने वाली। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों दल, उदारवादी उग्रवादी, अपने अपने मतभेद भुलाए, जो भी इनके बीच में विवाद हुआ था उसको भुलाए, उसको साइड में करे और देश हित को प्राथमिकता दे। इसीलिए उग्रवादी और उदारवादियों के बीच समझौता होना ज़रूरी है और इनके समझौते के इन्होंने प्रयास किए। आखिरकार जो मैंने आपसे कहा कि 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक करने में सफल रहे। फाइनली जो ये चाहते थे इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को भी दूर करने की कोशिश की। एक समस्या ये थी, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल आंदोलन करना चाहते हैं, एनी बेसेंट भी चाहती है। दोनों को पता है कि इसके लिए हमको होम रूल लीग बनानी पड़ेगी, बिना टीम के तो कोई मैच नहीं होता ना। इसके लिए हमको टीम बनानी पड़ेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। पर समस्या ये थी कि दोनों एक संगठन नहीं बना सकते थे। दोनों वैसे तो एक दूसरे का सम्मान करते थे, वैसे तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी उनके बीच में, लेकिन उनके समर्थकों को वो पसंद नहीं थे। एनी बेसेंट के कुछ समर्थक बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे, उनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते थे। तिलक के कुछ समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। आपको तो पता ही है, बाल गंगाधर तिलक मतलब गरम दल के नेता, ये लाल बाल पाल की तिकड़ी वाले व्यक्ति हैं, ये उग्रवादी नेता माने जाते थे। तो इनके समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा होगा कि आपस में टकराव होगा, हम दोनों अगर एक संगठन बनाएंगे तो वही होगा जो कांग्रेस का हो, तो विभाजित हो जाएगा संगठन, हम भी गरम दल नरम दल में बढ़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि पहले से ही दोनों अलग अलग संगठन बनाएं और दोनों अपने अपने हिसाब से प्रयास करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की। कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है, उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई जब होम रूल आंदोलन दोनों एक होम रूल की बात कर रहे हैं, जब दोनों को एक जैसा आंदोलन चलाना है, मकसद एक है, मंजिल एक है, रास्ते एक है, तो क्या दिक्कत है? दोनों ने सर अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना क्यों की? कारण यही था, क्योंकि दोनों को पता था कि आगे जाके टकराव होगा, विभाजन हो जाएगा। तो अपनी अपनी होम रूल लीग बना ली। पहले बाजी मारी बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि एनी बेसेंट बहुत समय से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत का सोच रही थी, लेकिन पहले ये काम किया बाल गंगाधर तिलक ने। ये बात कब की है? ये बात है अप्रैल 1916 की, ठीक है। अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर ली और इस पूरी लीग की 6 शाखाएं थी कुल। कितनी? 6 शाखाएं। समझ में आया? कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र,
कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, और इस प्रकार से इन्होंने अपनी 6 शाखाएं खोली। मतलब तिलक का जो संगठन था वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, उन्होंने बहुत कम शाखाएं अपनी लीग की खोली। दूसरी तरफ एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट की तो 200 से ज़्यादा शाखाएं थी। अब बताओ आप, इन शाखाओं में संगठित लीग ने स्वराज की मांग की। क्या था, देखो इनकी मांग क्या थी। दरअसल होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था, एक तो ये था कि हमको होम रूल दे दो, स्वराज दे दो। इसके अलावा इन्होंने भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना की मांग की। आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग हुई थी। संविधान पढ़ते समय मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, या नहीं तो आपने कहीं तो पढ़ाई होगा। तो जब भारत, आप देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी, कांग्रेस ने मना कर दिया। फिर आपने धर कमीशन पढ़ा होगा, धर आयोग, जेवीपी कमेटी, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग पहले कांग्रेस ने भी की थी, होम रूल आंदोलन ने भी की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, सबने की थी। ये चाहते थे कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो। वो अलग बात है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ये नीति बदल दी, ठीक है। और इसके साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार को, ये इनके लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य थे, कभी कोई आपसे पूछ दे होम रूल आंदोलन के क्या लक्ष्य थे, तो वही चीज़, स्वराज प्राप्त करना, होम रूल लाना भारत में, इसके साथ साथ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, और इसके साथ साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये इनके लक्ष्य हुआ करते थे। ये चीज़ को लेकर इन्होंने लीग बनाई थी। अब जब तिलक ने अपना संगठन बना लिया तो एनी बेसेंट कैसे चुप रहती। एनी बेसेंट के समर्थक लगातार उनसे परे जो है आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम अब तो एनी बेसेंट जो है, तिलक जो है, उन्होंने अपनी लीग भी बना ली, तो आप भी बना लीजिए। तो मैडम ने भी अपनी लीग बना ली सितंबर 1916 में, मतलब 5 महीने बाद। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक साहब की लीग आ गई और सितंबर में एनी बेसेंट ने भी अपनी लीग को लॉन्च कर दिया। सितंबर 1916 में उन्होंने भी अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर दी मद्रास में। शाखाएं पूरे भारत में थी। तिलक के इलाके को छोड़कर इनकी शाखाएं पूरे भारत में थी, और लगभग 200 शाखाएं, मैंने आपसे कहा कितनी, 200 के आसपास शाखाएं थी, और बाल गंगाधर तिलक की लीग की मात्र 6 शाखाएं थी। अब जरा गलतफहमी का शिकार मत हो जाइएगा, दोनों की लीग अलग अलग जरूर है, पर बार बार वही बात कह रहा हूं कि दोनों लीग का उद्देश्य एक ही था, दोनों एक जैसी थी, बस दोनों ने अलग अलग बनाई थी। तो एनी बेसेंट की जो लीग थी उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। ये नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, जॉर्ज अरुंडेल जो है इनके लीग के सचिव हुआ करते थे। तो होम रूल आंदोलन शुरू हो गया। अब एनी बेसेंट की शाखाएं ज़्यादा थी, लेकिन संगठन ढीला ढाला था। एनी बेसेंट के संगठन में वो बात नहीं थी जो बाल गंगाधर तिलक के संगठन में थी। कई बार हम कहते हैं ना कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। यूपीएससी जब आपसे मेंस लिखवाता है तो वो भी आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप क्वालिटी पर ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पर। कंटेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ शब्द सीमा को पूरा करने के चक्कर में कुछ तो भी उलूल जुलूल लिख के मत आइए, है ना। आप वही लिखिए जो सटीक हो, वही लिखिए जो आपसे पूछा गया है, और वही लिखिए जो एकदम सही हो। और अगर आप कंटेंट अच्छा रखते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ तिलक जो है उनकी क्वांटिटी कम थी पर क्वालिटी बढ़िया थी। एनी बेसेंट की क्वांटिटी ज़्यादा थी लीग की, लेकिन क्वालिटी ख़राब थी। एनी बेसेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कहीं भी 2, 4, 5 लोग मिल के भी उनकी जो है लीग की स्थापना कर सकते थे, और कोई भी जो है उनकी लीग की शाखा कहीं भी खोल सकता था। ऐसा संगठन बाल गंगाधर तिलक का नहीं था। हर कोई उनकी लीग की शाखा को कहीं भी नहीं खोल सकता, ठीक है। तो इस तरीके से होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द सोल पर्पस, क्या था मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, भारतीय जनमानस को स्वशासन से परिचित कराना। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। क्या चला रहे हो, स्वराज के लिए आंदोलन चला रहे हैं, होम रूल चाहते हैं, आपकी सहायता चाहिए, मदद चाहिए, आप हमारे साथ आ जाइए। किसके लिए चला रहे हो, भारतीयों की चला रहे हैं।
आपके लिए ही चला रहे हैं, पर समस्या यह है कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि होम रूल क्या होता है। इन्हें समस्या यह है कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि होम रूल क्या होता है और होम रूल से क्या फायदा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी पहला कि इनको बताया जाए कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, होम रूल क्या होता है और होम रूल के बारे में लोगों को बताना और होम रूल से इनको परिचित कराना सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि भारत में पहले राजतंत्र हुआ करता था। हम प्राचीन काल से मध्यकाल की बात करें तो अलग अलग वंशों का अलग अलग समय पर शासन रहा है। फिर अंग्रेज आ गए जो तानाशाह थे, एक तरीके से मनमानी करते थे, लूटपाट करते थे। तो हमने कभी लोकतंत्र तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं था और स्वशासन जैसी चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। तो पहले तो ये बताना कि स्वराज या स्वशासन होता क्या है, इसके फायदे क्या है, तो कोई तुम्हारा साथ देगा ना। तो पहले तो लोगों को भारत में स्वशासन से परिचित कराना, इसके फायदे बताना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने समाचार पत्रों में लेख लिखे। ठीक है, आप भी एडिटोरियल टाइप का पढ़ते होंगे ना, लेख, समाज, आर्टिकल्स वगैरह। तो इन्होंने समाचार पत्र में लेख लिखे ताकि उनको पढ़ के लोगों को पता चले कि भाई होम रूल आंदोलन शुरू हो गया, तो होम रूल आंदोलन क्या होता है ये भी तो पता चले। मुझे याद आता है कि वो शोले मूवी में आपने देखा होगा कि वीरू चढ़ जाता है टंकी पर पानी की और वो वहाँ से बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, और एक भोला भाला सा ग्रामीण एक पड़ोसी से पूछता है अपने साथ वाले साथी से, ग्रामीण से, ये सुसाइड क्या होता है। अब उसे तो यही पता नहीं कि सुसाइड क्या होता है, तो वो उसे क्या बचाएगा। पहले पता तो होना चाहिए कि सुसाइड होता क्या है, तब जाके ना उसकी हेल्प कर पाएगा, उसको मरने से बचा पाएगा। तो इन्हें तो यही पता नहीं कि होम रूल क्या है। इसके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे, राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन किया। ठीक है, बच्चों को, विद्यार्थियों को जागरूक किया, उनको बताया कि क्या है, ठीक है, होम रूल क्या है, ये इन्होंने किया। अब इस तरह से होम रूल आंदोलन एक समय तो ऐसा हुआ कि बहुत पॉपुलर हुआ। होम रूल आंदोलन से काफ़ी लोग जुड़ने लगे, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे पर्चे बांटे। ये लाइब्रेरी में पुस्तकालय जो हुआ करते जहाँ लोग पढ़ने आते थे, वहाँ पर वो पढ़ने आते थे तो उनको बताया जाता था कि क्या है होम रूल आंदोलन, क्या क्या हम कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि होम रूल आंदोलन का अच्छा खासा प्रचार हो गया, भारत सरकार डर गई। अब भारत सरकार तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में डर जाया करती थी, तो उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं होम रूल आंदोलन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पानी सर से ऊपर चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसको दमन करने का सोचा। उन्होंने एनी बेसेंट को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तो उल्टा हो गया, होम रूल आंदोलन को और पब्लिसिटी मिल गई, होम रूल आंदोलन का और प्रचार हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में अगर कोई मूवी आती है तो लोग उसका जब बॉयकॉट करने की बात करते हैं, बैन करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस मूवी की पब्लिसिटी हो जाती है। जिसको उसके बारे में नहीं पता होता है उसको भी पता चल जाता है। तो एक प्रकार से कई बार ये उनके लिए अच्छा भी साबित हो जाता है। होम रूल आंदोलन को सरकार दबाने गई, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। इससे होम रूल आंदोलन और ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग गया। भारत में कई सारे लोग जो अभी तक होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे या जिन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है, वो भी आ गए। कई सारे बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने, उन्होंने भी होम रूल को ज्वाइन कर लिया और अब जो है होम रूल आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रचार इसको मिल गया। पर कुछ समय तक तो ये सब रहा, बाद में सरकार ने एनी बेसेंट और उनके साथियों को रिहा कर दिया और 1918 तक आते आते होम रूल आंदोलन कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये भी कि होम रूल आंदोलन क्यों, इसमें ऐसा क्या हुआ कि वो जो है बाद में जाके कमज़ोर हो गया या बाद में जाके वो पिट गया या वो ख़त्म हो गया। कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि ये होम रूल आंदोलन इसलिए तेज हुआ था क्योंकि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया था। सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया और जब एनी बेसेंट को छोड़ दिया तो होम रूल आंदोलन जो है उसकी मुख्य मांगे खत्म हो गई, वो कमज़ोर हो गया धीरे धीरे। इसके साथ साथ भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा भी की। आपने सुना होगा, इसको अगस्त घोषणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, क्योंकि भारत में कई सारी चीज़ें अगस्त में हुई हैं। अगस्त घोषणा 1917 में आई थी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, जिसको आप भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हो।
तो ये जो अगस्त प्रस्ताव था ना, मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव, उन्होंने, आपने सोचा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में लाए थे यही लोग। इन्होंने घोषणा की कि ब्रिटेन का जो ताज है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता है। तो एक प्रकार से इन्होंने वो मुद्दा ही खत्म कर दिया जिसको लेके होम रूल आंदोलन चला था। ये स्वराज की बात कर रहे थे, उन्होंने उत्तरदायी सरकार का पासा फेंक दिया। मतलब इधर से शस्त्र चला, उधर से भी एक शस्त्र चल गया और दोनों के अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। उन्होंने उधर से अस्त्र चलाया, भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा, भाई मुद्दा ही खत्म कर दिया। ये वैसा ही है कि एक बच्चा जो है अपने पिता से जिद करके बैठा है कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, वो लोट लगा रहा है, रो रहा है जोर जोर से, ठीक है, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। अब मुद्दा ही खत्म हो गया। बच्चे ने कहा ठीक है, साइकिल दिलाने के लिए पिताजी ने हाँ कर दी है, तो अब लोट लगाना बंद करना पड़ेगा, अब रोना बंद करना पड़ेगा। तो इन्होंने अगस्त घोषणा की और भारत में होम रूल आंदोलन का मुद्दा खत्म कर दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, और भी कई कारण थे। बाल गंगाधर तिलक जो है वो वैलेंटाइन शिरोल के मुकदमे के चक्कर में उन्हें जाना पड़ा, वो चले गए लंदन, विदेश चले गए और इस वजह से आंदोलन का नेतृत्व चला गया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से भारत में होम रूल आंदोलन जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि आप ये कह सकते हो कि होम रूल आंदोलन अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम एक बात जानते हैं कि इस आंदोलन का भी अपना एक महत्व है। हर एक आंदोलन चाहे वो सफल हो या असफल, उसकी कुछ न कुछ उपलब्धि तो रहती है। इस आंदोलन की भी एक उपलब्धि थी। इसकी उपलब्धि ये रही थी कि इसने जन सामान्य की महत्ता को स्थापित किया, क्योंकि इस आंदोलन में काफ़ी सारे लोग जुड़े थे। पता चला कि जनता जो है वो क्या कर सकती है, और राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी का मार्ग जो है प्रशस्त किया। इसके बाद आने वाले समय में नेतृत्व इन्हीं लोगों को संभालना था। सबसे बढ़कर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस में एकता स्थापित हुई। गरम दल और नरम दल दोनों का विभाजन रद्द हुआ और लखनऊ में कांग्रेस के दोनों धड़ों ने आपस में एक दूसरे को गले लगा लिया। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन में इतना ही था जो आपके काम का था। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना भारत में घटी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 22 साल के बाद। आपको पता है वो गए थे एक मुकदमे के सिलसिले में, और वहाँ गए तो फिर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उसके बाद वो वहीं रह गए और लगभग 22 साल वहाँ बिताने के बाद फिर वो भारत आए। और जब वो भारत आए तब तक वो एक बड़ा नाम बन चुके थे। महात्मा गांधी को काफ़ी सारे भारत में लोग जानने लगे थे। अब महात्मा गांधी के आने के बाद तो मामला ही पलट जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से शुरू होगा गांधीवादी आंदोलनों का दौर, और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक नया युग यहाँ से शुरू होता है। महात्मा गांधी जो है वो 1915 में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो आए, और यहाँ आने के बाद पहले तो एक आध साल वो भारत घूमे, थोड़ा सा देश भ्रमण किया, यहाँ के लोगों को, परिस्थितियों को समझा जाना, यहाँ के आंदोलन को समझा जाना, और यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। जो मेन चीज़ महात्मा गांधी जी ने पकड़ी आंदोलन में, यहाँ के लोगों की कमी को उन्होंने देखा, वो ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित मध्य वर्ग तक वो सीमित है। देश की अधिकांश जनता जो संख्या में तो ज़्यादा है पर वो कांग्रेस में शामिल नहीं है। जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, ऐसे लोग जो है वो कांग्रेस में है ही नहीं। और जब तक कांग्रेस में इन लोगों को नहीं आने दिया जाएगा, जब तक ये लोग कांग्रेस में नहीं आएंगे, कांग्रेस का चरित्र अखिल भारतीय कैसे होगा? और कैसे तुम दावा कर सकते हो कि तुम पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हो? तो तुम्हें आम जनता को अपने आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, जो तुम नहीं कर पाए हो। फिर जो तकनीक भारत में चल रही थी उस समय के आंदोलनों की, वो उन्हें पसंद नहीं आई। दरअसल महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो तकनीक विकसित की थी, जिसे वो सत्याग्रह का नाम देते थे, सत्य अहिंसा का नाम देते थे, वो भारत में भी वो लाना चाहते थे। अब महात्मा गांधी के आने के बाद क्या हुआ? 1915 में वो आए, 1916 में उन्हें साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना की। धीरे धीरे वो कांग्रेस में आने जाने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे। इसी बीच क्या हुआ
कि एक व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के पास जाता है और जाने के बाद वो उनसे ये अपील करता है कि वो निवेदन करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे गांव में आइए। गांव कौन सा था? चंपारण, बिहार में। आप हमारे आइए और यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ के किसान कितनी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। यहाँ अपना एक अलग ही मामला चल रहा है, 3 कठिया पद्धति का मैटर चल रहा है, और आप ही हैं, आपसे ही एक उम्मीद है मुझे जो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने उस समय तो टाल दिया, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद राजकुमार शुक्ल को पता था कि ये आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके बात से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आ जाएंगे। वो महात्मा गांधी के पीछे पीछे रहे, जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ पहुँच जाते। एक समय तो ऐसा आया कि महात्मा गांधी जो है वो तंग आ गए और उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कहा कि ठीक है चलता हूँ, और आखिरकार राजकुमार शुक्ल की मेहनत रंग लाई और वो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार करने में सफल रहे। महात्मा गांधी जी चंपारण गए और यहाँ से शुरू होता है, आप देखेंगे महात्मा गांधी का भारत में ये जो आंदोलनों का दौर है। इनके शुरुआती कुछ प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह आप देख सकते हैं, वो यही है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण का मामला किसानों से जुड़ा था बिहार में, अहमदाबाद का मामला गुजरात में जुड़ा था मिल मजदूरों से, और खेड़ा वाला मामला भी गुजरात में ही था, किसानों से जुड़ा हुआ था। तीनों ये एक के बाद एक बैक टू बैक उन्होंने 3 जो है आंदोलन किए, उनके नेतृत्व में हुए और तीनों ही सफल माने जाते हैं। इन तीनों के सफल होने के बाद तो महात्मा गांधी रातों रात भारत में स्टार बन गए, मतलब बहुत सारे लोग उनको जानने लगे। और इसके बाद उन्होंने भारत में रॉलेट अधिनियम के आने के बाद रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और फिर तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए। तो ये था उनका शुरुआत। अब आप थोड़ा सा देखिए, शुरुआत में हम लोग ये कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है, महात्मा गांधी के शुरुआती जो ये सत्याग्रह और आंदोलन थे इनका क्रम। तो सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर उसके बाद अहमदाबाद की हड़ताल, और उसके बाद में आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी 1915 में, जो मैंने आपसे कहा कि भारत आने के बाद सक्रिय राजनीति में फिर शामिल हुए, और इनकी विचारधारा को यदि देखो तो 4 प्रमुख चीज़ें आपको मिलेगी। क्या क्या था आप इनकी विचारधारा को देखें तो वैसे तो महात्मा गांधी को कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में समेट पाना मुश्किल है। ये अपने आप में ऐसी शख्सियत है कि जिन पर आप कितने भी समय तक बात कर सकते हैं, और इनके बारे में जितना पढ़ाया जाए या बताया जाए उतना कम है। फिर भी इनके जो विचारधारा थी उसके कुछ प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो ये एक है सत्याग्रह, एक है साध्य साधन पवित्रता, एक था सर्वोदय का सिद्धांत, और एक है वर्ग समन्वय पर बल। हमारे यहाँ पर जो पेपर 4 है आपका एथिक्स का, उसमें महात्मा गांधी जी भी आपको एक थिंकर के रूप में दिखेंगे, तो उनकी विचारधारा आपको ये वाली एथिक्स में भी काम आएगी, है ना। इस सबसे आपको परिचित होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है सत्याग्रह। ये इनका मतलब आप देख सकते हैं कि सबसे मुख्य अस्त्र था। सत्य धन आग्रह से बनता है, मतलब सत्य के लिए आग्रह। उनका ये मानना था कि यदि आप सत्य के साथ हैं, सच के साथ हैं, तो फिर ईश्वर आपकी सहायता करेगा, उस पर अड़े रहिए, हर परिस्थिति में उससे आपको जो है डिगना नहीं है। एक बार अगर आपने सच की राह को पकड़ लिया तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे जो परिस्थिति आए। और अगर आप सच हैं तो ये भी मानिए कि आपका साथ ईश्वर देगा और वो आपको जो है उस पार लेकर जाएगा। इस जो है विचारधारा का जो एक विशेषता ये भी है कि इसमें आप सामने वाले के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, मारपीट के नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करके। सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन करना एक प्रमुख चीज़ है कि जब आप सच के साथ होते हैं तो एक समय के बाद, ठीक है, एक समय के बाद में सामने वाला व्यक्ति लज्जित होने लगता है, शर्मिंदा होने लगता है, और वो आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब कुल मिला के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये सत्याग्रह है, ठीक है। उनका ये मानना था कि एक सत्याग्रही को हमेशा ईश्वर पर अटल विश्वास होना चाहिए। मतलब आपको ये मानना है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप सच के साथ हैं तो आप जो कर रहे हैं वो सफल होकर ही रहेगा, और इसमें आपको ऊपर वाला भी मदद करेगा, ठीक है।
तो ये सत्याग्रह। दूसरा है साध्य साधन पवित्रता। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि यदि आपका कोई लक्ष्य है तो वो लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। कोई भी ऐसा लक्ष्य या ऐसा कोई उद्देश्य मत बनाइए जो गलत हो, अनैतिक हो। और दूसरा, उसको पाने का रास्ता भी सही होना चाहिए। आपकी मंजिल भी सही होना चाहिए और उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। मतलब साध्य, आपका साध्य पवित्र हो, आपका लक्ष्य अच्छा हो, नैतिक हो, शुभ हो, और दूसरी तरफ उसको प्राप्त करने का साधन भी, वो जिस तरीके से आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वो भी पवित्र हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लक्ष्य बनाया कि मैं IAS बनूंगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्य, इसे अच्छा साध्य माना जाएगा। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपने मेहनत करके एग्जाम क्रैक किया और आपने अपनी मंजिल को पा लिया, तो आपका साधन भी पवित्र था। या फिर एक होता है कि मुझे IAS बनना है, चाहे कैसे भी बनूं, छल कपट, या इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं बन के रहूँगा, तो फिर वो चीज़ उनके लिए गलत है। साध्य के साथ साथ वो साधन की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे कि यदि मैं कोई काम, अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसको अच्छे तरीके से करूँगा। कई लोग इस विचारधारा को नहीं मानते। उनका मानना है कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन चाहे कोई भी हो। मतलब इरादे नेक होना चाहिए, मंजिल सही होनी चाहिए, उसको चाहे हम कैसे भी प्राप्त करें, है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना रॉबिन हुड टाइप के, जो गरीबों की सहायता करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अमीरों को लूट के कर रहे हैं, तो वो उनके लिए सही है। उनके लिए साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन की वो परवाह नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस को आप ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में यही विवाद का विषय था। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का साध्य तो एक ही था, मंजिल दोनों की, लक्ष्य दोनों का उद्देश्य एक ही था, दोनों देश की आज़ादी चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी का साधन अलग था और सुभाष चंद्र बोस का साधन अलग था। महात्मा गांधी के लिए तरीका सही होना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई भी तरीका हो, बस भारत आज़ाद हो जाना चाहिए। वहीं जाके दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद हुआ, वहीं जाकर दोनों के बीच में मतभेद हुए, और ऐसा तो आमतौर पर सबके साथ होता है। साध्य साधन की हम लोग कई बार बात करते ही हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब उनके बारे में तो क्या ही बात करें कि उन्हें ना साध्य से मतलब है ना साधन से मतलब है। वो जो हर चीज़ उनके लिए अच्छी है वो सही है, दूसरों के लिए भले ही खराब हो, तो वो साध्य और साधन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्या ही साध्य होता है और क्या ही साधन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वही चीज़ है, साध्य और साधन पवित्रता, इनके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। तरीका भी सही होगा और मंजिल भी सही होगी। ठीक है, जैसे कई लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनना कोई बुरा ही नहीं, पैसा कमाना गलत बात नहीं, लेकिन गलत तरीके से कमाते हैं, लोगों को लूट पाट करके, छल कपट से, धोखाधड़ी करके, ठग के पैसा कमाते हैं, तो ये गलत बात है। पवित्र होना चाहिए दोनों चीज़ें, साधन भी और साध्य भी। चलिए दूसरी तरफ सर्वोदय, वो सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय मतलब सर्वधन उदय, सबका उदय हो। आपने देखा होगा कि वो हर वर्ग के साथ थे, वो किसी भी एक वर्ग की बात, जैसे आप देखो समाज के सबसे नीचे जो व्यक्ति खड़ा है वो उसके उदय की भी, उनका मानना था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति का भी विकास नहीं होगा तब तक तुम्हारा विकास खोखला है, बेकार है। सभी को फायदा होना चाहिए, सभी का फायदा हो, सभी का विकास हो, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, यदि कोई नीचा माना जाता है तो उसको भी ऊपर लेके आइए, उसको भी बराबरी पर लाइए, सभी को फायदा पहुंचाइए, ये उनका सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ उनका वर्ग समन्वय पर बल देने वाला मामला, वो वर्ग समन्वय, जैसे आपने देखा था कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जहाँ जहाँ पूंजीवादी होंगे, एक अमीर वर्ग होगा, वहाँ पर एक बुर्जुआ वर्ग होगा जिसका शोषण होगा, श्रमिक वर्ग होगा, तो आपस में उनमें संघर्ष होंगे। महात्मा गांधी जी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे, वो वर्ग समन्वय में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हर एक वर्ग को आपस में कोऑर्डिनेशन या विश्वास रखना चाहिए, और तभी जो है तरक्की हो सकती है, आपकी भी और देश की भी। तो यदि मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ, तो मुझे हर वर्ग का समर्थन चाहिए। वर्ग संघर्ष के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, आपस में लड़ते रहने से कभी भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने सर्वोदय के साथ साथ वर्ग समन्वय पर बल दिया कि हर वर्ग को दूसरे वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। पूंजीपति वर्ग को चाहिए कि वो जो मजदूर वर्ग है
उसका सम्मान करे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उसकी कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें उनको वो दे, उनका शोषण ना करे। और श्रमिक वर्ग को चाहिए कि वो अपने मालिक के लिए जी जान से काम करे, समर्पण के, लगन और मेहनत के साथ काम करे, तो इस प्रकार से वर्ग समन्वय होगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये महात्मा गांधी की विचारधारा के कुछ प्रमुख बिंदु है। समझ में आया? देखो, अगर आप महात्मा गांधी जी को समझना चाहते हैं तो उनकी विचारधारा को समझिए। कई लोग महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, कई लोग उन्हें भला बुरा भी कहते हैं। मैं कहता हूं आप जो चाहे कह सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम पहला पूरा जानिए, पूरा सच जानिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। आपको ज्ञान ना हो चलेगा, आपको पूरा ज्ञान हो वो भी अच्छी बात है, पर वो सबसे खराब स्थिति होती है जब आपको आधा ज्ञान होता है। आधा ज्ञान हमेशा जो है वो विनाशकारी होता है, हमेशा बेकार होता है, और वो हमेशा जो है तकलीफ देता है। तो आधा ज्ञान मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर आपकी गगरी आधी भरी है तो वो छलकेगी। इसीलिए आप किसी की भी आलोचना करना चाहे दुनिया में, किसी की भी, महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वर्तमान सरकार की, इससे पुरानी सरकार की, किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी की भी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले उसके बारे में जानिए। कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, कोई फोटो देख लिया, कोई बिना मतलब का वीडियो देख लिया, कुछ भी देख लिया और किसी के बारे में कोई राय बना ली, ये मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में गलत कहा जा रहा है और मुझे लगता है कि गलत है, तो पहले उसके बारे में जान लीजिए और जानने के बाद में उनके खिलाफ आप बोल सकते हैं। जब तक आपके पास, आपको अच्छा लगेगा कि यदि कोई आपको बिना जाने ही आपके खिलाफ गलत बोले, या आपको अपराधी, या आपको कुछ जो है इस तरीके का साबित करे, गलत नहीं पसंद आएगा ना। आप क्या कहेंगे, पहले पूरी बात जान तो लो। बिना जाने आप कैसे हमें बुरा कह सकते हो? सोचिए, हम भी तो यही करते हैं। हम भी तो कई बार लोगों को बिना जाने, बिना समझे उनको जो है उल्टा सीधा बोल देते हैं, या उनके बारे में गलत राय बना लेते हैं। मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी को लेकर यदि आप बुरा भला कहते हैं या इनके बारे में जो भी आप कहें, तो उसके पहले उनको समझिए, जानिए, और उसके बाद ही कोई राय बनाइए। चलो तो आगे चलते हैं महात्मा गांधी जी के आंदोलन के बारे में, प्रवेश के बारे में। तो 1917 और 18 के वर्षों में उन्होंने भारत में 3 संघर्ष में भाग लिया, और हम कहें कि बल्कि नेतृत्व किया। ये तीनों संघर्ष में उन्होंने ही नेतृत्व किया और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। चंपारण का आंदोलन 1917, अहमदाबाद का आंदोलन 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। एक 1917 का है, 2 1918 के हैं। ठीक है, इसमें चंपारण और खेड़ा ये दोनों किसान के आंदोलन है, ये किसानों की समस्याओं से जुड़े हैं। और अहमदाबाद का आंदोलन मजदूरों का आंदोलन था, मिल मजदूरों का, औद्योगिक मजदूरों का। इससे एक चीज़ जो हुई वो ये अच्छी हुई कि महात्मा गांधी उस वर्ग के बीच लोकप्रिय हो गए जो मैंने अभी आपसे कहा कि संख्या में सबसे ज़्यादा था। ये वो वर्ग था जिस वर्ग के पास में संख्या थी, और ये अभी तक आंदोलन से दूर था। आने वाले समय में महात्मा गांधी इसीलिए इतने लोकप्रिय हुए या बड़े नेता बने क्योंकि उनके साथ हर एक वर्ग जुड़ गया था। किसान भी उनके साथ था क्योंकि उन्होंने किसानों की समस्याओं को भी समझा, उनके लिए आंदोलन और संघर्ष किया। मजदूर भी उनके साथ जुड़ा, और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी एक अखिल भारतीय संगठन बनाया वास्तविक रूप में। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला चंपारण का मामला है। और चंपारण आंदोलन आपको पता है क्यों हुआ था। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है नील की खेती से। नील जिसको इंग्लिश में हम लोग इंडिगो कहते हैं, है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन एक समय ऐसा था कि नील के बिना घरों में काम नहीं चलता था। नील, आज से कुछ साल पहले ऐड भी आया करता था टीवी में, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। आजकल आता है कि नहीं आता है पता नहीं, पर कुछ समय पहले तक तो आया करता था। एक समय ऐसा था, 18वीं शताब्दी की मैं आपको बात बताऊं, 19वीं शताब्दी की बात बताऊं, कि उस समय जो है नील की बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया में, क्योंकि कपड़ों को कलर करने में, रंगने में नील का एक अपना काम हुआ करता था। बिना नील के आप कपड़े नहीं कलर कर सकते थे, रंग नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरे कलर मार्केट में उस समय थे नहीं, और यदि थे तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं थे। नील जो है वो उपलब्ध भी थी।
अब अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें देखी उसमें एक चीज़ ये भी देखी कि भारत में नील की खेती के लिए बढ़िया जलवायु है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु और यहाँ का जो पानी वगैरह है ये पूरा जो है नील को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नील की खेती उन्होंने भारत में करवाई। नील की खेती वो करवाना चाहते थे, लेकिन भारत के लोग नील की खेती क्यों करेंगे, ये बात भी सही है। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो गोरे थे जिन्होंने बागान खरीद लिए, पूरे के पूरे बागान खरीद लिए, ज़मीनें खरीदी, या कई सारे किसानों से उन्होंने नील की खेती करने के लिए बात की, उन्होंने मना कर दिया, या क्यों करें, उसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम तुमको बहुत सारा पैसा देते हैं, ठीक है, एक साथ इतना सारा पैसा तो तुम कभी कमा ही नहीं सकते, तो हमसे ले लो, हमसे पैसा ले लो और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा लगा लो। अमरीश पुरी साहब यही करवाया करते थे हमारी पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में। तो अंगूठा लगा दो या साइन कर दो कि हम अपनी ज़मीन के, ठीक है, 20% भाग, 3% 15% भाग, 15% भाग 3/20वां हिस्सा, मतलब जितनी भी आपकी ज़मीन है उसके 3/20वें हिस्से में, या 15% परसेंट में 15% होगा, 15% भाग पर नील की खेती करेंगे और वो नील हमें बेचोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मतलब इतना कंपलसरी रहेगा, बदले में हम आपको खूब सारा पैसा देते हैं। और जब कभी आपको लगे कि हमें नील की खेती नहीं करना, हमें ये बंद करना है, तो हमारा पैसा वापस दे देना और कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। अब किसान जो है, आपको तो पता ही है कि उस समय जब एक साथ पैसा किसी को दिखता है तो वो लालच में आ ही जाता है। तो किसान लालच में आ गए, उन्होंने बागान मालिकों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है, हम अपनी ज़मीन पर नील की खेती करेंगे। आगे समझ में, मतलब वो फंस गए, उनके जाल में फंस गए, पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, अब वो नील की खेती कर, एक समय के बाद उनको नुकसान होने लगा, घाटा होने लगा, अब वो नील की खेती नहीं करना चाहते। इस चक्कर में आपने सुना होगा एक नील आंदोलन भी हुआ 1859 और 60 के दशक काल में। हमारे यहाँ पर विश्वास बंधु दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में एक नील आंदोलन भी हुआ है। तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते, बंद करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बंद करना है तो पैसा वापस कर दो। अब पैसा कहाँ से लाए, घर में खाने को तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से तो घर चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खर्चा चल रहा है, तुम्हारा पैसा कहाँ से दे दें, वो तो ख़त्म हो गया, तो फिर वापस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द नहीं होगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब किसान मजबूरी में ना चाहते हुए भी नील की खेती कर रहे थे। अब एक समय ऐसा आया कि कहते ना, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है, समय तो परिवर्तनशील है। तो बाजार में कुछ रासायनिक कलर आए, ऐसा बोला जाता है, जर्मनी से वो आए थे, केमिकल कलर आ गए जो कपड़े को रंगने के लिए थे और जो नील से काफ़ी अच्छे थे, किफ़ायती थे, बढ़िया थे और काफ़ी आसानी से उपलब्ध भी थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि बाजार में वो केमिकल कलर जो है, रासायनिक रंग, उनकी मांग बढ़ने लगी और अब नील की मांग घटने लगी, मतलब नील का धंधा करने वाले लोग घाटे में जाने लगे। तो जो बागान मालिक थे वो मजबूर हो गए नील की खेती को बंद करने के लिए, क्योंकि नील की खेती बंद करनी पड़ेगी, नील में अब फायदा नहीं था। तो उन्होंने किसानों से कहा कि ठीक है, नील की खेती, और किसान तो यही चाहते थे ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब किसान भी यही चाहते थे कि नील की खेती बंद करनी है और बागान के मालिक भी यही चाहते हैं कि नील की खेती बंद करनी है, तो लड़ाई किस बात की। जब दोनों ने एक ही चीज़ चाहिए है, दोनों का एक ही मकसद है, तो फिर लड़ाई किस बात की, लड़ाई कहाँ हुई, विवाद का बिंदु क्या था। बागान मालिकों ने सोचा कि चलो कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द करना ही है, अब नहीं करवा सकते नील की खेती क्योंकि घाटा हो रहा है, पर क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इन किसानों से वसूल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसा दिया था एडवांस में उसका मनमाना रकम वसूल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, किसानों से कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करता है, लेकिन बदले में तुमको हमको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। अब किसान इतना पैसा नहीं दे सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना भी है और पैसा भी देना है, कहाँ से दें। इसीलिए जो है ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और जो बागान के मालिक थे वो किसानों से जबरन अवैध रूप से वसूली करने में लगे हुए थे। आ गया समझ में पूरा मामला। तो इस पद्धति को कहते थे 3 कठिया पद्धति। क्या बोलते थे,
तीन कठिया पद्धति कहते थे, जिसके तहत किसान अपनी कुल जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करता था, 15% भाग पर नील की खेती करता था और बदले में उसको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि उसने एक पेपर पे साइन कर रखे थे या अंगूठा लगा रखा था। अब जब नील की खेती बंद करने की बात, जो मैंने आपसे कहा कि जर्मनी के रासायनिक कलर आ गए, नील का प्रचलन खत्म हो गया, बागान मालिक ना चाहते हुए भी मजबूरी में नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए, उनको खुद को ही बंद करना पड़ी। किसान तो पहले ही चाहते थे ना, तो मालिक नील की खेती बंद करने पे मजबूर हो गए और किसान के मन में तो लड्डू फूटने लगे, क्योंकि किसान भी तो यही चाहता था। और आखिरकार बागान मालिकों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहा और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना है, तुम्हें छूट चाहिए, मुक्ति चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो हमें मनमाना पैसा जो उन्होंने बोला वो देना पड़ेगा। अब वो किसान दे नहीं सकते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने वहां जाके आंदोलन किया। राजकुमार शुक्ल ने, जैसा कि मैंने बताया, महात्मा गांधी के वो पीछे ही पड़ गए जब तक कि महात्मा गांधी आने के लिए तैयार नहीं हो गए, वो आ नहीं गए और महात्मा गांधी वहां पर पहुंच गए। महात्मा गांधी जब पहुंचे तो वहां के कमिश्नर ने उनसे कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, चुपचाप चंपारण छोड़ दो। महात्मा गांधी ने कहा नहीं जा रहा मैं, जाओ जो बने कर लो। अब पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज सरकार ने किसी को कुछ कहा और उसने माना नहीं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हमने किसी को कोई आदेश दिया और वो नहीं गया। बताते हैं इसको मजे, पर फिर ऊपर से आदेश आया कि छोड़ो, जाने दो। रातों रात महात्मा गांधी को हीरो बना दोगे। अभी तुम महात्मा गांधी को पकड़ के लाओगे, हजारों लोग उनके समर्थन में आ जाएंगे और महात्मा गांधी हीरो बन जाएंगे। तो अंग्रेज सरकार ने कहा मामले को तूल नहीं देना है, महात्मा गांधी को रहने दो, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अंग्रेज सरकार ने उनको कहा कि यहाँ से चले जाएं, उन्होंने मना कर दिया। उनके साथ कुछ और सहयोगी भी थे जिनके नाम पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद को तो सब जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी, ये कुछ नाम थे जो कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण में आंदोलन में, सत्याग्रह में शामिल हुए। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने किसानों से बात की, समस्या को समझा, जाना और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाकई में बागान मालिक अत्याचार कर रहे हैं और इन्हें किसानों को अवैध वसूली का पैसा वापस देना पड़ेगा। तो उन्होंने सरकार से कहा और सरकार ने एक जांच आयोग बना दिया जो इस मामले की जांच करेगा, जिसमें महात्मा गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। आखिरकार बागान मालिक मजबूर हो गए और वो तैयार हो गए कि जितना भी उन्होंने किसानों से अवैध रूप से वसूला है, फ़ायदा उठा के मौके पर चौका मारते हुए, उसका वो 25% वापस कर देंगे, 1/4। जैसे अगर किसी किसान से 100 रुपये लिए तो 25 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। कई लोगों ने कहा कि ये तो गलत बात है, पूरा पैसा वापस लो। महात्मा गांधी ने कहा नहीं ठीक है, जो दे रहे वही बहुत है, कम से कम बेइज्जती तो हुई इनकी। और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया, इसको सफल माना जाता है और 1 दशक के अंदर अंदर पूरे चंपारण से बागान मालिक सारे चले गए, उन्होंने छोड़ दिया चंपारण को, मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको अहमदाबाद और खेड़ा के बारे में बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ था। इस तरह से इनकी शुरुआत हुई। भारत में चंपारण सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को किसानों का मसीहा बना दिया, रातों रात लोकप्रिय बना दिया और काफ़ी सारे लोग महात्मा गांधी जी को जानने लगे। ठीक है, अब लाइक भी कर दीजिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आई हो, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आई हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आप किसी कारण से भूल गए तो मैं माफ़ कर देता हूँ आपको, अब कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि करना चाहिए कर दे। जैसे हम लोग दोस्तों के साथ बहुत सारी रील्स शेयर करते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, जबकि कोई हमसे कह भी नहीं रहा होता है, बस देखा अच्छा लगा शेयर कर दिया। यहाँ तो मैं आपसे बोलता हूँ, प्रतिदिन बोलता हूँ कि इसको शेयर कीजिए, तो कम से कम मेरी बात मान लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले सभी वीडियोस में यहीं पर मैं आपसे मिलता रहूँगा और इस टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो ये सब आप सभी के लिए यहीं तक रखते हैं आज का ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।